Good morning. Today again we will revise whatever we have learned till now. Okay? इसके पहले भी शायद एक या दो लेक्चर हम लोग ने रिवाइज किए हैं. कितना आपको वो यूज़फुल है मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पक्का आपको कुछ ना कुछ याद दिलवाएगा, या फिर ऐसे कंसेप्ट है जो हम लोग जुलाई एंडिंग से स्टार्ट किए हैं. आपको मालूम भी है, पर अब भी आपको अगर बोलता हूँ मैं तो आपको नहीं आएगा. ऐसे सारे कंसेप्ट है, एक बार रिवाइज करने से आप ही का फ़ायदा है. हम लोग क्या देख रहे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम. जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे को याद है बिना बुक के ही मैं बोल रहा हूँ. कहने का मीनिंग क्या है कि आप भी बिना बुक के वो पॉइंट याद कर सकते हो, तो बुक लेके बैठोगे पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकते हो. ठीक है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये मीडिएटर जैसा काम करता है, बराबर है. एक डायग्राम थी बुक में के बीच में इंटरफेस दिया है, एक साइड पे यूज़र है, एक साइड पे कंप्यूटर, और बीच में मीडिएटर कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है? नॉर्मली लॉजिक है कि एक साइड पे आपका कंप्यूटर है और एक साइड पे यूज़र don't understand the language of computer, that is 0 or 1 or machine language or assembly language or anything, the principle on which the computer works. Same vice versa applicable for the computer don't know our language, उसको इंग्लिश नहीं आती, मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता, but there should be necessary translator or you can say mediator in between the two, that is the user and the computer. The role is given to operating system. Operating system is the collection of different programs which are intended for the user. मतलब यूज़र के लिए कुछ तो एक व्यू प्रोवाइड करे, उसके थ्रू यूज़र काम करवा सकता है किससे? तो कंप्यूटर से. सो इम्पोर्टेंट पहले चैप्टर में क्या था? जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ द ओएस. उसमें था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहले मैकेनिकल स्विच थे, बाद में ट्रांसड्यूसर कैपेसिटर आए, बाद में सेमीकंडक्टर स्विचेस, बाद में माइक्रो प्रोसेसर आया. जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे कंप्यूटर की साइज डिक्रीज होती गई, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ते गए, उसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी वो भी बढ़ती गई. वो नॉर्मल पार्ट है जो आप पहले कभी कोई बुक में भी पढ़ा रहेगा, फर्स्ट ईयर किया वो लोग ने भी पढ़ा रहेगा, नॉर्मल 11-12 करके वो लोग को भी कहीं पे रहेगा. अभी इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उसमें दो टाइप थे, एक CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस और GUI. कमांड लाइन इंटरफेस मतलब क्या है? कमांड. व्हाट डू यू मीन बाय कमांड? कमांड मीन्स द इंस्ट्रक्शन और द कोड which is provided by the user to the computer for performing the intended work. कोई भी काम करने के लिए यूज़र कुछ भी कमांड टाइप करता है, वो क्या होता है? कमांड. तो वो कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस कि मैं कंप्यूटर से कुछ तो काम करवा रहा हूँ, बट वो काम कैसा है? बाय टाइपिंग द इंस्ट्रक्शन. तो वो क्या हो गया? कमांड लाइन इंटरफेस. और दूसरा क्या है? ईजियर वे, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं फॉर द बेसिक ऑपरेशन, GUI, दैट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. यानी एक इंटरफेस है जो यूज़र को प्रोवाइड करता है क्या? ग्राफिकल सिंबल, जिसके थ्रू यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के मेरे पास दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं. एक है CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा है GUI. कमांड लाइन मतलब अल्फ़ाबेट से इंस्ट्रक्शन टाइप करो, और GUI से क्या होगा कि ग्राफिकल इमेज, जैसे आइकॉन रहेंगे, एरो, ट्रायंगल या फिर कोई भी शेप जैसे के थ्रू इंटरेक्ट करो. अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा वाला और सिंपल आप यहीं पे सोच सकते हो
कि कमांड लाइन जितनी है, कमांड कितनी है, कितनी भी हो सकती है। फॉर ईच एंड इंडिविजुअल टास्क यू मस्ट रिमेंबर द इंडिविजुअल कमांड। आपको हर एक कमांड याद रखनी पड़ेगी, उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। वो जरा भी आगे पीछे हुई तो क्या होगा, आपकी कमांड गलत जा सकती है। ये है कमांड लाइन इंटरफेस में। बट व्हाट अबाउट GUI? GUI में आपको कोई भी कमांड टाइप करनी है क्या? देन द आंसर इज नो। आपको क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है, डबल क्लिक करो माई कंप्यूटर पे, विदाउट गिविंग एनी कमांड आपने ऑपरेट कर दिया। कौन सा? माई कंप्यूटर को ओपन करना। सिमिलरली कॉपी करके पेस्ट करना है। तो आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, कॉपी एंड राइट क्लिक करके पेस्ट। ये हो गया GUI। बट GUI में आइकॉन स्टोर करने के लिए शायद मेमोरी ज़्यादा लगे, वो प्रोसेस करने के लिए बैकग्राउंड में मेमोरी लगे, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद देखा था हम लोग ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछने वाले जैसे कौन से थे, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसर एंड रियल टाइम सिस्टम। इन सब में मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग अभी शायद से आपको और अच्छे से समझेगा। कब से? जब भी पहले समझाया था तभी, क्योंकि नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, प्रोग्राम एंड टास्क। टास्क कहाँ पे रहता है, क्योंकि आपका थ्रेड नाम का कंसेप्ट भी हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम भी आपका हो चुका है, राइट। सो बेटर क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग डिफरेंस खुद जान लो, ऑटोमेटिकली आप मल्टी प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग का इंटेंशन क्या था कि नॉर्मली एक प्रोग्राम रन होता है, एक सिंपल फ्लो विद द हेल्प ऑफ CPU, एंड CPU इज द कॉस्टलीस्ट, not in terms of money but in terms of every aspect, costliest part of a computer which should be always busy, because how much is the CPU is busy, the overall output will be increased, so आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यही टारगेट है। अगर नॉर्मल प्रोग्राम नाम नेम A रन हो रहा है, बट देयर विल बी सम कंडीशन when it will be on a waiting state or it will be halted। क्यों हॉल्ट होगा वो? किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए, किसी पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस के लिए, किसी पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए, या फिर कोई भी चीज़ की वजह से सेम टाइम पे क्या होगा, आपका CPU का कंट्रोल चला जाएगा थ्रू दैट विद दैट प्रोग्राम। मतलब अभी प्रोग्राम A एग्जीक्यूट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ CPU, बट अभी ऐसी कंडीशन आ गई है कि CPU के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम A तो वेटिंग स्टेट पे चला गया है। एट दैट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो क्या करती है, कोई और प्रोग्राम है क्या, तो वो उसे चेक करती है। अगर प्रोग्राम रहेगा वो असाइन किसे कर देगी, तो आपके प्रोसेसर को। सो प्रोसेसर विल बी बिजी अगेन। नाउ अगेन सेम कंडीशन लाइक प्रीवियस कैन अराइज। प्रोग्राम 2 या फिर प्रोग्राम B भी किसी चीज़ की वजह से, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वेटिंग स्टेट पे चला गया। अभी क्या होगा, CPU खाली है, बट टारगेट इज टू कीप द नॉट टू कीप द CPU आइडल एवर। सो वी विल असाइन द न्यू प्रोसेस और न्यू प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्राम C इन अवर केस। ऐसा कर कर के वो हमेशा चेक करते रहेगा। फिर एक टाइम पे देखेगा, वो कंडीशन चेक करेगा, प्रोग्राम A को जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है क्या। अगर आंसर है हाँ, इसके लिए वापस से कहाँ पे जाना है आपको, स्टेट डायग्राम में। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको कि जो कुछ भी है आप पूरा OS पढ़ोगे तो साथ में अप्लाई करोगे तो ईजी रहेगा। अभी आपको स्टेट डायग्राम मालूम है, जो वेटिंग स्टेट पे था उसको अगर कुछ तो फुलफिल होता है तो वो कहाँ पे चला जाता है, रनिंग पे चला नहीं जाता, वापस से कहाँ पे जाएगा, रेडी स्टेट पे। सो नेक्स्ट CPU विल बी अवेलेबल टू दैट प्रोग्राम और वो रन होना चालू होगी। इन शॉर्ट प्रोग्राम A
ए नहीं है तो बी, बी नहीं है तो सी, सी नहीं है तो डी, डी नहीं है तो वापस से ए, ओ भी नहीं है तो बी। ऐसा करके एवरी प्रोग्राम विल बी अटैच टू द CPU always. So overall efficiency of the CPU is increase. अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता हूँ तो क्या होगा कि आपका प्रोसेसर कभी कभी खाली बैठा रहेगा, वो काम नहीं कर रहा है, मतलब आपका कुछ काम नहीं हो रहा है। सो वो जैसे भी खाली दिखे उसको कोई तो काम असाइन कर दो। ये काम कौन करता है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। सो द मल्टी प्रोग्रामिंग इज द केस और द वर्क विच इज हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस multitasking is something similar but it is handled by यूज़र के अपॉन डिपेंड रहता है कि कौन से कौन से टास्क के बीच में उसको स्विच करना है। मे बी इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और कोई गाना सुनना है, वो स्विचिंग इतना स्पीड में होता है दैट यूज़र एज्यूम्स दैट एवरी टास्क इज हैविंग इट्स ओन प्रोसेसर, बट एक्चुअल में वैसे होता है क्या? नहीं, वो प्रोसेसर रहता है टास्क ए के पास एक बार, दूसरी बार में जाता है टास्क बी के पास, फिर जाता है टास्क सी के पास। लेकिन ये स्विचिंग इतना स्पीड में रहता है कि आपको ऐसा एज्यूम होता है, वर्चुअली आपको क्या लगता है? एवरी टास्क इज हैविंग इट्स ओन CPU, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीटास्किंग और अ मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बड़ी चीज़ है। प्रोग्राम के अंदर कौन आएगा? टास्क या प्रोसेस आएगा। ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बोलता हूँ। थैंक यू।